नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ में वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वैक्सीन की सीएम जो है समीक्षा बैठक करेंगे और वैक्सीनेशन प्रोसेस की समीक्षा दरअसल करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी में वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर है। आपने देखा कि स्टोरेज भी बनाए जा रहे हैं। कानपुर में भी पूरी तैयारियां की गई। तो यूपी के कई जिलों में चल रहा है काम। सरकार ने प्रशासन को तैयारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। वैक्सीन के लिए प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था हो, एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। तो यूपी वैक्सीनेशन को लेकर तैयार है, स्टोरेज को लेकर तैयार है लगभग, और मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समीक्षा भी। तो दो तस्वीरें आज सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और वैक्सीन को लेकर जो है देखिए वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की तैयारियों की वो समीक्षा करने वाले हैं। इस बैठक में उन जिले के अधिकारी शामिल होंगे जहां वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोर बनाए जा रहे हैं ताकि वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सके। और सोनिया गांधी एक बार फिर से फॉर्म में आ गई हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में सोनिया गांधी की अगर हम बात करें तो चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताने वाले नेता भी शामिल हो रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों कई बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखी, वो बाहर पब्लिक फोरम पे भी आती है और कांग्रेस की अंदरूनी जो नाराजगी है वो बाहर आ जाती है। अब खबर है कि वो नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ तमाम नेता शामिल होंगे जिनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक को कमलनाथ के इशारे पर बुलाई गई है क्योंकि नाराज नेता कमलनाथ के संपर्क में है। देखिए शशि थरूर को आप देख पा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं कुल मिलाकर पिछले दिनों भी देखिए कुछ लेटर्स बाहर आए थे। आपने कपिल सिब्बल का ट्वीट देखा, कई नेताओं ने ट्वीट किया। गुलाम नबी आजाद कुछ कहते हैं। तो जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं जिन्होंने हर दौर की राजनीति देखी है, उन नेताओं की नाराजगी जब खुलकर सामने आने लगी तो एक बार फिर से बिखराव नजर आया। एक है एंटनी। तो तमाम नेताओं की नाराजगी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आप देख भी रहे हैं कि ए.के. एंटनी, पी चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान भी इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हैं। अब बात करते हैं यूपी की सियासत से। यूपी में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर प्रदेश की छोटी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, संयुक्त मोर्चा बनाने की बिसात बिछा रहे हैं। हाल ही में आपने प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में ओपी राजभर ने संजय सिंह से मुलाकात की और संयुक्त मोर्चे में शामिल होने पर बात की, जबकि बृहस्पतिवार को शिवपाल यादव से राजभर की मुलाकात हो चुकी है। तस्वीरें आपको न्यूज 18 ने दिखाई भी थी। इससे पहले ओवैसी के साथ भी चर्चा हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कल की मुलाकात की जिसमें हम बात करें ओम प्रकाश राजभर और संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, जबकि इससे पहले राजभर ने शिवपाल यादव से भी मुलाकात की थी। और ये सभी छोटी पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियों का गणित बिगाड़ सकती है क्योंकि स्पेसिफिक एक वोट बैंक है इनका और ये एक स्पेसिफिक क्षेत्र की सीटों पर प्रभाव रखते हैं। ये पार्टियां भी जानती हैं कि अगर अकेले चुनाव मैदान में गए तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ऐसे में सभी छोटी पार्टियां मिलकर एक मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं और आप देखते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह के मोर्चे बना भी करते हैं और इसकी पहल ओम प्रकाश राजभर ने की है। खबर है कि एसोचैम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। एसोचैम के स्थापना सप्ताह में वो हिस्सा लेंगे। पीएमओ ने पीएम के कार्यक्रम के बारे में ये जानकारी दी है। रतन टाटा को देंगे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। एसोचैम की स्थापना 1920 में की गई थी। देश के सभी क्षेत्रों के प्रवर्तक चैम्बरों ने इसकी स्थापना की थी। देश में एसोचैम सदस्यों की संख्या 4.5 लाख से ज्यादा है। और अब बात किसान आंदोलन की। आज 24वां दिन है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि बिल वापस कराने की वो मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि बिल वापस लेने से सरकार ने इनकार कर दिया है। किसानों के हितों में कृषि कानून है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। विपक्ष पर साधा उन्होंने निशाना। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। कल आपने प्रधानमंत्री को सुना भी और काफी बातें उन्होंने स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की खुद की सियासी जमीन खिसक चुकी है वो किसानों को डरा रहे हैं कि उनकी जमीनें चली जाएंगी और इस तरह से उन्होंने जवाब दिया विपक्ष को और ये भी कि सरकार की नीयत, काम करने का तौर तरीका सब गंगा की तरह पवित्र।
वैसे खबर यह भी है कि किसानों के समर्थन में खाप पंचायतें आ गई हैं। 84 खाप पंचायतों ने समर्थन दे दिया है किसान आंदोलन को और चक्का जाम करके ताकत दिखाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में ये समर्थन है। तो देखिए 84 खापें किसानों के समर्थन में आ गई है। हरियाणा पंजाब की स्थिति आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी यूपी के किसान जो है समर्थन का जिक्र करते हैं, उसके बाद खाप पंचायतें भी आ जाती हैं। आपने देखा कि एक दिन भारत बंद का ऐलान होता है, भारत बंद किया जाता है और अब चक्का जाम का जिक्र हो रहा है। कुल मिलाकर सरकार पर दबाव बनाने की हर कोशिश स्ट्रैटेजिकली जो है वो कर रहे हैं ताकि यस और नो, ये उनकी जिद है किसानों की कि या तो यस या तो नो, कि आप वापस करेंगे कानून या फिर नहीं। वैसे किसान आंदोलन का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी लगातार किसान सम्मेलन कर कानूनों को समझाने का प्रयास कर रही है और विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे, जबकि किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है। किसानों को कृषि कानून को समझाने के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और मंडियां भी कभी बंद नहीं होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, उसे आज करने की नौबत आई है। पहले लोग अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों का जिक्र करते थे, लेकिन उसे पूरा नहीं करते थे। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मोदी ने कहा कि इन लोगों ने अपनी राजनीति के लिए किसानों को समय समय पर इस्तेमाल किया। ये लोग स्वामीनाथन की रिपोर्ट 8 साल तक दबाए रहे। हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को बाहर निकाला और एमएसपी को 1.5 गुना किया। तो जब सरकार किसानों को कृषि कानून के फायदे गिना रही है, तब नोएडा की थोक मंडी में किसानों की अगर हम बात करें तो गोभी जो है वो 2 रुपए किलो बिक रही है, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। यही हाल पालक, गाजर, बाकी सब्जियों का है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान कह रहे हैं कि उन्हें लागत के बराबर भी कीमत नहीं मिल पा रही। इस समय हम खड़े हैं नोएडा मंडी पे, जहां पर आप सब्जियों के रेट सुनकर हैरान रह जाएंगे। यहां पर अगर हम सब्जियों की बात करें तो यहां पर किसानों की फसलों के बीज के पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा इन किसानों का कहना है। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में जो गोभी है वो 2 रुपए किलो बिक रही है, तो वहीं पालक 4 रुपए, तो वहीं गाजर 3 रुपए किलो बिक रही है। जी गोभी बेच रही। कितने रुपए किलो? 4 रुपए, 3 रुपए। आप क्या बेच रहे हैं? मटर बेच रहे हैं। कितने रुपए किलो? मटर 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। मटर 5 रुपए और 4 रुपए किलो बिक रही है। हाँ जी। मजदूरी भी आप लोगों की नहीं निकल पा रही। नहीं निकल पा रही, बीज इतना महंगा, बहुत ज्यादा महंगा है, मजदूरी महंगी। किसान को ही है, सबसे ज्यादा किसान को ही नुकसान है, क्योंकि उसका भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा किसान का। बाजारों में तो सब महंगी सब्जियां बिक रही हैं। वो तो खैर अपने रेट से बेचते हैं। मंडी में जहां किसानों को अपनी फसलों का रेट भी नहीं मिल रहा है, तो वहीं रिटेल अगर हम शॉप की बात करें तो यहाँ पे सब्जियां 4 गुनी महंगी मिल रही हैं। जहां किसानों का कहना है कि उनको अपने बीजों के पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहीं अगर हम शॉप की बात करें तो यहाँ पर 4 गुना से ज्यादा सब्जियां महंगी हैं। ये आप खुद देख लीजिए। और गोभी कितने रुपए किलो? कोई 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो है। और आलू? आलू 20। और टमाटर? टमाटर 30 रुपए किलो है। गाजर? गाजर 30। ये बताइए इतना महंगा क्यों बिक रहा है? आगे से मैम महंगा मिलता है हम लोगों को। कहाँ से लाते हैं आप लोग सब्जियां? और फेज 2 मंडी से ले आ रहे हैं। देखिए हमने आपको दोनों जगह की रिपोर्ट दिखाई। मंडी में 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, लेकिन बाजार में 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। फर्क समझिए। प्रयागराज में एसटीएफ की टीम ने सॉल्वर गैंग का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 7 आरोपियों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। खबर यह है कि सभी आरोपी आज होने वाली पुलिस भर्ती में बैठने की तैयारी कर रहे थे, जिनके पास से 5 जो अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और 2,70,000 रुपए मिले हैं। साथ में 22 ओरिजिनल मार्कशीट्स भी एसटीएफ के पास से मिली है। और आज फार्मेन जेल वार्डन घुड़सवार पुलिस की परीक्षा होनी है।
उधर लखनऊ पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण के एक मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस की जांच में ये शिकायत फर्जी निकली। अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने वाले ने कुछ लोगों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए ठग लिए। उसी रकम को वसूलने के लिए ठगे गए लोगों ने एक युवक को बंधक बनाया। अब पुलिस ने अपहरण की FIR लिखाने वाले के खिलाफ ठगी की FIR दर्ज कर ली है। ये बात प्रकाश में आया है कि वो अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति के रूप में जाहिर करते हुए लोगों से अलग अलग समय पे पैसे वगैरह लेते रहते हैं, अलग अलग जगह प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं और ये सब काम उनका अभी तक प्रकाश में आया है। सर, जो पकड़े गए क्या उससे पहले भी इनका कुछ आपराधिक इतिहास है? अभी तक ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई। पप्पू के मुकरने के बाद इन लोगों ने सोनू सिंह को अपने पास बंधक बना लिया, लेकिन पप्पू ने इन लोगों के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण की FIR दर्ज करवा दी। पुलिस जांच में जुटी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। अपहरण की धारा को हटाया गया और इन लोगों को किसी को इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाने की धारा में गिरफ्तार किया गया। लेकिन पप्पू गौतम के खिलाफ भी नौकरी के नाम पर ठगने की FIR दर्ज हुई है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मामला नूरनगर सिहानी का है। यहाँ अवैध रूप से बने 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। चंद मिनटों में 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। प्रवर्तन जोन फर्स्ट में यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ऊंची इमारत चंद पलों में ताश के पत्तों की तरह जमीन पर बिखर गई। अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में खूब दिखने लगा है। उत्तर भारत में कोल्ड अटैक से लोग घरों में दुबके हुए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से बचने के लिए प्रशासन ने अब तक कोई इंतजाम नहीं किया। कानपुर का ही हाल देख लीजिए। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं क्योंकि नगर निगम ने चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की, जिससे लोगों को राहत मिल सके। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। लोग कड़ाके की ठंड में कांप रहे हैं। आलम यह है कि जिन लोगों को बहुत ज़रूरी काम है वही रात में घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वह लोग जिनके सिर के नीचे छत नहीं है वो सड़क पर ही सोने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग सड़क पर ही अपना बिछौना बिछा करके लेटे हुए हैं। कुछ लोगों के पास बिछाने को नहीं है तो जो ओढ़ने को है उसको ही उन्होंने सड़क पर बिछा रखा है, लेकिन उनके लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसके अलावा तमाम समाज सेवी संगठन जो कि कंबल बांटने का काम करते हैं वो भी अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं, जिसकी वजह से लोग ठंड में कांपने को मजबूर हो रहे हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। और वहीं झांसी के डीएम ने सर्दी बढ़ने के साथ ही एक्टिव भी वो नजर आते हैं। सर्दी के बढ़ते प्रकोप के साथ वो इंतजामों को देखने के लिए आधी रात को सड़क पर घूमने निकल पड़े, ताकि इंतजामों के साथ लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं उसे देख सके। उन्होंने खुले आसमान के नीचे और फुटपाथ पर सो रहे लोगों को शेल्टर होम पहुंचाने में मदद की, ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। तो यही आनंद है। एक अभियान के तहत इसको हम पूरी कर देंगे ताकि ये शीतल लहर से किसी को कोई नुकसान न हो। लहर गिर्द के शेल्टर होम पे भी हो या हमारे मेडिकल कॉलेज के सामने शेल्टर होम पे भी हो, पर्याप्त मात्रा में सारी बेड्स अवेलेबल हैं और लोग इस ठंड में सड़कों के बाहर ना सो जाएं। और ऐसे कोई अनावासित लोग हैं मुख्य रूप से जो अगल बगल जिलों से, मध्य प्रदेश जिलों से या जालौन जिलों से जो भी हमारे पास जो प्रवासी श्रमिक जो आए हैं या लेबर यहाँ पे जो काम कर रहे थे, उनको रहने की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और इसी बीच मैनपुरी से खबर आ रही है। यहाँ पे सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और ये तीनों सगे भाई थे। बहन के लिए लड़का देखने गए थे तीनों। वापस घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। थाना कोतवाली के औंझा रोड का ये पूरा मामला है। एलाऊ थाना के पहाड़पुर के ये लोग रहने वाले थे। बेहद ही दुखद, बहन के लिए रिश्ता देखने गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। उधर बांदा के मटौद थाना क्षेत्र के भूरागढ़ इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खबर है कि तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। खबर है कि दोनों युवक मटौद
बाल कटाने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटते समय बटौद की तरफ से जा रहे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। दोनों की मौत हो गई। ये खैरादा से मटौन बाल कटाने गए। अच्छा। एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। पहुंचे हैं तो ये मुड़ेरी रोड फ्लोर मिल रही है। जी जी। इसके सामने जो है ट्रक एक नीचे गड्ढा में डरा है। अब पुलिस वाले आ गए तो हमको रुकाया कि यहाँ क्यों खड़े हो। तो हमने पूछा कि साहब हमारा एक्सीडेंट हो गया है। तो कह रहे थे वो तो चले गए वो मेडिकल जाए जिला अस्पताल। अच्छा, तो दोनों एक्सपायर हो गए हैं? हाँ, वो बता रहे हैं दोनों एक्सपायर हो गए। उधर बांदा के कंचनपुरवा में पति और पत्नी ने जहर खा लिया, जिनको लोगों और परिवार की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत तो गंभीर है। फिलहाल जहर खाने के पीछे की वजह क्या है ये साफ नहीं हो पाया। कोई पारिवारिक रंजिश आपस में, घर का झगड़ा आपस में, या फिर कोई और वजह, पुलिस जांच में जुटी है। दो लोगों को लाया गया है, जो कि पति पत्नी है। इसमें से रानी नाम की जो महिला है उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। संदीप की हालत अभी स्थिर, तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रानी की ज़्यादा दिक्कत है। क्या पता चला, क्या खाया? हाँ, उनके साथ जो उनके घर वाले आए उन्होंने बताया कि इन लोगों ने फिनाइल किया हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।